हाँ अच्छा अभी हाँ चलिए देखिए ये है गैल्वेनोमीटर, आप सब जानते हैं ना इसके बारे में। गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट की डिटेक्ट करना, करंट को कि वायर में करंट हो रही है फ्लो नहीं हो रही है, मैग्नीट्यूड की बात नहीं करता है ये, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन के लिए यूज होता है, ये भी हमने आप लोगों को बताया था कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन, मतलब डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का ये दिखाता है कि करंट है वायर में। और दूसरी चीज एक और दिखाता है ये क्या, डायरेक्शन, ठीक है, यानी करंट है या नहीं है इसको भी डिटेक्ट करता है और डायरेक्शन भी बताता है, ठीक है, कि करंट मतलब एक साइड पे जा रहा है तो अब अगर आप टर्मिनल बदल दीजिए तो ये दूसरी साइड पे इसकी नीडल चली जाएगी। मान लीजिए अभी आपने वायर को जोड़ा और एक को प्लस से एक को माइनस से, और देखेंगे डिफ्लेक्शन होगा क्योंकि करंट जाएगी। फिर आप उसको बदल दीजिए, टर्मिनल्स को बदल दीजिए, जो आपने पॉजिटिव पे लगाया था उसको नेगेटिव पे कर दीजिए, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव पे कर दीजिए, तो अब फिर डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन अब पहले की डायरेक्शन की तरह नहीं होगा, अब बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन को भी डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसी को अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, कैसे चलिए देखते हैं। देखिए ये हमने एक क्या ले लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये, और इसमें हमने नीचे क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेट ना कहें इसको हम, ये है सोलेनॉइड, सोलेनॉइड है ना, बोलो ये सोलेनॉइड है। हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट तो तब होगा जब इसमें करंट पास करेगी, तो अभी ये आपका है सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड ले लिया हमने और इसमें यहाँ पे लगा दिया गैल्वेनोमीटर। फिर क्या किया, फिर हम इसके पास एक मैग्नेट लेकर आए, बार मैग्नेट, ठीक है। बेसिक आइडिया क्या है पहले सुन लो। देखिए ओएस्टेड ने क्या बताया था, ओएस्टेड ने ये बताया था कि करंट यानी एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व किया था कि अगर आप किसी कंडक्टर में, किसी वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना। यानी इलेक्ट्रिसिटी से कैसे मैग्नेटिक फील्ड हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ये किसने बताया था, हैंस क्रिश्चियन ओएस्टेड ने। क्लियर है, इतना सबको पता है, ये बताया था। फैराडे ने यहाँ पे दिमाग लगाया अपना कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेटिज्म को ऑब्टेन कर सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं, तो हम मैग्नेटिक इफेक्ट से या मैग्नेट के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को क्यों नहीं ऑब्टेन कर सकते, यानी उसका ठीक उल्टा क्यों नहीं कर सकते हम, है ना। यानी हम जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म को इंड्यूस कर ले रहे हैं उसके अंदर, ऐसे हम मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी को क्यों नहीं इंड्यूस कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो इसी को कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। यानी मैग्नेट की मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट को और वोल्टेज को इंड्यूस करने जा रहे हैं। इंड्यूस वर्ड क्यों यूज हो रहा है, कोई बताएगा। इंड्यूस वर्ड कब यूज करते हैं हम लोग, बता चुके हम कई बार। इंड्यूस वर्ड जहां पे बगैर टच किए कोई काम हो रहा है, बगैर टचिंग के हो रहा है ना काम, वहां पे भी टचिंग कोई नहीं चल रही थी, दूर से ही सब कुछ हो रहा था। यहाँ पे भी टचिंग के बगैर होगा, यानी जो मैग्नेट है उसको दूर रखेंगे हम और वो पास में रखे हुए वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। यानी कि मैग्नेट को अगर आप किसी वायर के पास लाते हैं जो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, वो वायर रखा हुआ है सिंपली आपका और उसमें आपने बल्ब लगा दिया है, ठीक है। एक वायर है उसमें आपने बल्ब लगा दिया सिंपली, कुछ ऐसी सिचुएशन है, समझिए ये एक वायर है और इस वायर में आपने क्या किया है, एक बल्ब लगा दिया, ये बल्ब लगा हुआ है और इसके पास आप क्या लेकर आते हैं, एक मैग्नेट लेकर आए। अब मैग्नेट लेकर आए तो मैग्नेट को जब लेकर आए तो उम्मीद ये थी कि इस मैग्नेट की वजह से इस वायर में क्या इंड्यूस हो जाना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। यही उल्टा काम हो रहा था ना जो ओएस्टेड ने बताया था, इसी का ठीक उल्टा हो रहा था। उल्टा क्या हो रहा था कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे थे हम कंडक्टर में तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई वायर है और उसके पास अगर हम मैग्नेट ला रहे हैं तो उस वायर में इलेक्ट्रिसिटी बन जानी चाहिए, ठीक उसका उल्टा होना चाहिए। तो ये इसके पास मैग्नेट को लाए। अब अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बन जाती तो ये बल्ब ग्लो करता नहीं करता, बोलो, बिल्कुल ग्लो करता। भाई हमने क्या बताया था आपको कि कोई वायर को अगर बल्ब से कनेक्ट कर दो तो वो ग्लो क्यों नहीं करता है, उसका रीजन क्या था। उसका रीजन ये था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर उधर डायरेक्शन में रैंडम घूम रहे हैं, कोई ईएमएफ नहीं है जो उनको सीधी डायरेक्शन में चलाए, यानी कोई वोल्टेज नहीं है। बात समझ में आ रही है। वोल्टेज अगर यहाँ पे यानी वोल्टेज के लिए हम क्या लगाते थे वायर में, क्या लगाते थे, जो इसको वोल्टेज दे दे, जो इसको ईएमएफ प्रोवाइड करा दे और सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करने लगे, क्या लगाते थे, बैटरी लगाते थे, बैटरी लगाते थे, है ना, बैटरी लगाते थे और वो बैटरी जो है वो अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर देती थी। अब बैटरी नहीं लगाई हमने यहाँ पे, हमने क्या किया, इसके पास एक मैग्नेट लेकर आए कि ये मैग्नेट कुछ जादू करेगा और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, यानी ऑटोमेटिकली ये दूर बैठे हुए ही जो काम बैटरी यहाँ पे कनेक्ट होके करती थी, यानी बैटरी ईएमएफ प्रोवाइड करती थी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड करती थी, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो है सीधी डायरेक्शन में चलते थे, मूव करने लगते थे, वो काम हम
हम मैग्नेट से लेना चाहते थे। ये चेक कर रहे थे कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है कि मैग्नेट को यहाँ ला के रखें तो वो एक्सटर्नली बगैर टच किए वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड कराए जो कि इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में मूव करवाए ताकि करंट बन सके। इतनी बात समझ में आ रही है जो अभी तक बोली हमने? हाँ, मैंने ये कहा कि जो ओएस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया, ओएस्टेड ने एक्सपेरिमेंट ये किया था कि इलेक्ट्रिसिटी जब हम फ्लो कराते हैं बैटरी कनेक्ट करके तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप बन जाती है वायर के चारों तरफ। यही बताया था ना ओएस्टेड ने? बोलो, ओएस्टेड ने यही बताया था। इसमें भी डाउट है क्या किसी को? अगर इसमें डाउट है तो पहला लेक्चर देख के आओ, ठीक है? फिर ये तो आ चुका समझ में। फैराडे ने, जो कि बहुत तेज दिमाग था फैराडे का, भाई फील्ड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? फैराडे ने दिया था, जबकि फैराडे स्कूल नहीं गए, आपको पता होना चाहिए। फैराडे स्कूल नहीं गए, हाँ उन्होंने एज ए असिस्टेंट काम किया था। किसका पता होगा अगर हिस्ट्री पढ़ी है किसी ने? फैराडे ने एडिसन के असिस्टेंट के तौर पे काम किया है काफ़ी टाइम तक। तो खैर छोड़ते हैं इसको। तो ये क्या हुआ, फैराडे ने क्या किया, सोचा कि अगर ऐसा हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओ तो मैग्नेट बन जाए, मैग्नेटिज्म अपने आप क्रिएट हो रहा है उसके चारों तरफ, तो हम इसका उल्टा क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, इसका वाइस वर्सा क्यों नहीं सही हो सकता है कि हम मैग्नेट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर दें। वही काम यहाँ करने की कोशिश की गई कि अगर हम एक वायर ले लें, उसमें कुछ अप्लायंस यानी बल्ब लगा दिया हमने, ठीक है, बैटरी नहीं लगाएंगे। बैटरी क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि जो काम बैटरी करती है ईएमएफ को इंड्यूस मतलब प्रोवाइड कराती है, वो काम आपको मैग्नेट करके देगा, ठीक है, तभी तो ये माना जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई। तो बगैर बैटरी का एक वायर लीजिए, वायर में क्या लिया, एक बल्ब लगाया, उसके पास एक मैग्नेट ले आए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लाए, इतना हल्का फुल्का नहीं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेकर आए। जब मैग्नेट ला के रखा तो यहाँ कुछ नहीं हुआ, बल्ब जलना चाहिए था, बल्ब नहीं जला, ठीक है। तो बल्ब नहीं जला तो फिर ये हुआ कि ये ऐसे तो काम नहीं कर रहा है, जैसे ये सोच रहे थे वैसे नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि इस मैग्नेट को वहां से हटाया। जैसे ही मैग्नेट को वहां से हटाया इन्होंने, वैसे ही बल्ब ब्लिंक हुआ, जला। तो अब फिर वो रुक गए कि अरे ये क्या हुआ। तब उनके दिमाग में आया कि अच्छा मैग्नेट रखने से तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, लाओ मैं मैग्नेट को आगे पीछे करूं। यानी मैंने उठाया था जब उन्होंने तो बल्ब जला था, फिर उन्होंने लाके रखा तो फिर बल्ब ब्लिंक हुआ। तो फिर उन्होंने क्या किया, मैग्नेट को फिर आगे पीछे किया, यानी जब वो आगे पीछे ले जाते थे तो यहाँ पे बल्ब हल्का सा ब्लिंक होता था, जलता था, फिर जब आगे पीछे से आगे लाते थे तो जलता था। कहने का मतलब ये है कि जब तक ये स्टेशनरी रखा हुआ था यहाँ कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा था और कोई करंट पैदा नहीं हो रही थी। जैसे इसको आगे पीछे मूव कराने लगे तो यहाँ करंट बनने लगी। जब पीछे ले जाते तब भी बनती थी, आगे ले जाते थे तो भी, क्योंकि बल्ब ब्लिंक होता था। फिर इन्होंने इसको रोक दिया, सोचा कि चलो इसको रखें, इसको चला के देखें। तो इसको जब चलाया तो भी यही हो रहा था कि इसको जब आगे पीछे करते थे तो ये बल्ब जलता था। इससे क्या चीज अरे बता रहे ना ऐसा क्यों हो रहा था, कहानी सुनो पहले पूरी, कैसा हो रहा था। तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इससे रिजल्ट ये निकल रहा है कि दोनों में से कोई भी मोशन करे, यानी रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, है ना, रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, चाहे ये मूव करे, चाहे ये मूव करे, चाहे कंडक्टर मूव करे, चाहे मैग्नेट मूव करे, ठीक है, दोनों की रिलेटिव मोशन से करंट इंड्यूस हो रही है सर्किट में। बोलो, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यही हुआ ना, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब ये कि दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन कर रहे हो, चाहे ये कर रहा हो चाहे ये कर रहा हो। तो कंडक्टर और मैग्नेट की रिलेटिव मोशन से ये पाया गया कि करंट इंड्यूस हो गई। अब जाहिर बात है करंट इंड्यूस हुई है तो करंट बगैर ईएमएफ के तो होती नहीं है, इसका मतलब पहले क्या इंड्यूस हुआ होगा, ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा। बोलो, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा और उसने मजबूर किया होगा इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में चलने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन चले होंगे। ये सारा प्रोसेस हम इलेक्ट्रिसिटी में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये जबरदस्त था, बहुत सक्सेसफुल था, ठीक है। तो लोगों ने फैराडे से पूछा कि ये बताइए कि मतलब ये आपने जो किया है और आप इतना ज़्यादा खुश हैं, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। आपने चलिए ठीक है मैग्नेट को मूव करा के आपने इलेक्ट्रिसिटी, आपने दिखाया कि बल्ब जल गया और उसको मूव कराया, यानी आपने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट दिया, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत हिस्टोरिकल बात बोली थी कि एक दिन पूरी दुनिया में इसी की वजह से रोशनी होगी, और ये बात सच है कि आज पूरी दुनिया में इसी की वजह से रोशनी है। हमारे घरों में जो लाइट आ रही है वो प्योरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पे बन रही है, टरबाइन घुमाई जाती है और उससे सारा इलेक्ट्रिसिटी का पूरा जनरेशन होता है। उसको हम लोग देखेंगे आगे जब ये कंप्लीट कर लेंगे। तो ये थी उसकी बेस, ठीक है, फाउंडेशन यहाँ पड़ी थी फैराडे के इस वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है।
अब चलो इसको यहाँ पे एनिमेशन भी दिखाया गया है, हम दिखाते हैं आपको कि इसको और माइन्यूटली मान लीजिए अगर आपका हल्का फुल्का मैग्नेट है तो क्या करते हैं, यहाँ पे आपने क्या लिया, एक वायर लिया, ठीक है, और उस वायर को आपने यहाँ बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, किससे कनेक्ट किया है, यहाँ पे हमने बल्ब लगाया था ये पता करने के लिए कि करंट है नहीं है। यहाँ क्या लगाया हमने, गैल्वेनोमीटर लगाया है। हाँ नहीं यार, गैल्वेनोमीटर सोलेनॉइड नहीं, हाँ मतलब ऐसा डिटेक्टर चाहिए ना आपको, आपको कैसे पता चले, करंट दिखती तो है नहीं आपको, है ना, खाली वायर वहां रख दोगे तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैग्नेट को आगे पीछे करने पर करंट फ्लो हो रही है, कोई ना कोई डिटेक्टर चाहिए ना करंट का। बल्ब लगाया था तो बल्ब जलता था तो पता चल जाता था। अब अगर आप बल्ब नहीं लगा रहे हैं तो आप गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। गैल्वेनोमीटर इसलिए भी लगाया कि बहुत छोटी करंट भी होगी तो भी गैल्वेनोमीटर क्या कर देगा, डिफ्लेक्शन दिखा देगा, तो आपको ये पता चल जाएगा हाँ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है। तो चलिए ये वाला करते हैं। तो क्या होगा, ये मैग्नेट हम लाके हमने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए मैग्नेट की ऐसी फील्ड होंगी, ये तो दिख रही होगी फील्ड, ब्लैक ब्लैक से बनाई है पूरी, यही होती है ना फील्ड। हाँ अब देखिए मैग्नेट को हम इसके पास लेकर आए। अब जब मैग्नेट को पास लेकर आ रहे हैं तो देखिए यहाँ पे एनिमेशन में आपको दिख भी रहा होगा कि डिफ्लेक्शन हो रहा है गैल्वेनोमीटर में। देखिए फिर से देखिए, देखिए दिख रहा है, डिफ्लेक्ट हो रही है, सुई जो है वो हिल रही है, ठीक है। इसी तरह से आप पीछे ले जाते हैं तो फिर डिफ्लेक्शन होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये देखा क्या, ऑब्जर्व किया, यानी जब आप आगे लेकर आए तो जो डिफ्लेक्शन हो रहा था, देखिए यहाँ ध्यान से, ये देखिए डिफ्लेक्शन राइट साइड में था, और जब आप पीछे ले गए तो डिफ्लेक्शन कितना है, लेफ्ट साइड में है। इसका मतलब दोनों ही बार में करंट बन रही है लेकिन डिफ्लेक्शन अलग अलग दिखा रहा है, ठीक है। एक साइड यानी करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, जब आप आगे लाते हैं तो अलग डायरेक्शन दिखाता है करंट की, और जब आप पीछे ले जाते हैं तो डायरेक्शन करंट की अलग दिखाता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, बोलो। अब हमने क्या किया, पोल्स को चेंज कर दिया कि चलो अच्छा नॉर्थ पोल इधर रखा हुआ था तो ऐसा हो रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ नॉर्थ में ही ऐसा होता हो, साउथ को करके देखते हैं। साउथ में भी सेम वही केस हुआ कि जब हम साउथ को आगे लेकर आए तो फिर वो डिफ्लेक्शन हुआ, और पीछे ले गए तो फिर आपका क्या होगा, फिर डिफ्लेक्शन हुआ। तो यहां से हमें समझ में क्या आया, देखिए करंट इंड्यूस हुई, इंड्यूस वर्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दूर से एक्शन हो रहा है, ठीक है, टच नहीं हो रहा है। और कैसे इंड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इंड्यूस हो रही है। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो रही होगी बताइए। देखो जब आप मैग्नेट को यहां पे रखे थे लाकर, पीछे वाला चलते हैं, यहां पे दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये ओरिजिनली यहां पे रखा था ना मैग्नेट, बोलो ओरिजिनली मैग्नेट यहां पे रखा हुआ था। अब आप खुद सोचिए जब मैग्नेट को आप पास लाते हैं, जब मैग्नेट को आप पास लाएंगे तो ये जो, ये देखिए ये वाली पोजीशन पे देखिए, अरे यार यहाँ पे ले आए पास। अब आप पास लाए तो जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनॉइड से इंटरेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बताओ। हाँ, जो कि पहले नहीं कर रही थी, दूर रखा हुआ था, है ना। तो अब मैग्नेटिक, जब आप पास लाए तो मैग्नेटिक फील्ड ने इसके साथ इंटरेक्ट किया। हाँ, पास लाकर अगर आप रोक देंगे इसको यहीं पे तो फिर करंट फिर बंद हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटरेक्शन है वो कांस्टेंट हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। पहले क्या हुआ था, पहले कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास नहीं हो रही थी, किससे, सोलेनॉइड से। फिर आप यहाँ लाए तो मान लीजिए पहले 0 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी, फिर जब आप इसको पास लाए तो मान लो 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होने लगी। डिफरेंस कितने का है, चेंज कितने का है, 10 का चेंज है ना, 10 का चेंज है। इस चेंज की वजह से करंट इंड्यूस हुआ। आप इसके पास लाकर इसको रख देंगे तो सोचो 10 की 10 पास हो रही है लेकिन कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, चेंज बंद हो जाएगा ना, कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे आके। तो चेंज जरूरी है। अब देखो जैसे ही इसको पीछे ले गए, देखो पीछे ले गए, अगर पीछे ले जाएंगे तो वापस से 10 से 0 हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड, नहीं हो जाएंगी, वापस से 10 से 0 हो गई। जब आप पीछे ले गए उसको तो पीछे ले गए, फिर चेंज हुआ ना, बोलो फिर चेंज हुआ। हाँ, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड, ये चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, बोलो हो रहा है। हाँ, इसी को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। ये जो फील्ड लाइंस पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही थी, इसके पास जब आप लाए थे तो कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कोई एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट को आप इसके पास ला रहे हैं तो इस मैग्नेट की जो फील्ड लाइंस हैं वो इस वाले ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसको बोलते हैं फ्लक्स। 5 पास हो रही हैं, 10 पास हो रही हैं, ये फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। तो जब भी फ्लक्स चेंज होगा, जब चेंज इन फ्लक्स होगा यानी फ्लक्स चेंज होगा, देखो अभी अगर मैग्नेट यहां रखा है तो फ्लक्स कितना है बताओ, 0
अरे जीरो है ना, कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही हैं। अब जैसे ही मैग्नेट को इसके पास लाते हैं तो मान लीजिए 10 या 15 फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो चेंज हुआ फ्लक्स में? नहीं हुआ, 0 से 15 हो गया एकदम से। हाँ, फिर पीछे ले गए तो फिर चेंज हुआ फ्लक्स में, 15 से फिर 0 हो गया। तो फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है वो करंट इंड्यूस करवा रहा है, यानी करंट के इंडक्शन के लिए वो जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। इतनी बात समझ में आई? बोलिए, क्लियर हो गया होगा? ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी तो ऐसा नहीं होगा, करंट इंड्यूस नहीं होगी। आप ला के रख दीजिए वहां, कितना बड़ा मैग्नेट ला के रख दीजिए, कोई फायदा नहीं है अगर आप फ्लक्स को चेंज नहीं कराएंगे। फ्लक्स को चेंज कराना यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, उनको चेंज होना पड़ेगा। पहले 50 पास कर रही थी तो चेंज होके 40 हो जाए, ठीक है, 10 हो जाए, 0 हो जाए, चेंज होना चाहिए। चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगी उसमें। तक क्लियर है? सबको समझ में आ गया होगा? ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसीलिए जब वहां पे मैग्नेट ला के रख दिया था तो बल्ब नहीं जल रहा था, पीछे हमने देखा था, लेकिन जैसे उसको उठाया, अब सोचो जब उठाया तो क्या हुआ? फील्ड लाइंस चेंज हो गई ना, जितनी पास हो रही होंगी पहले अब 0 हो गई, तो वो चेंज हुआ तो बल्ब जला, क्योंकि करंट इंड्यूस हुई उसके अंदर। फिर जब उसके पास ले गए तो फिर चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स इंक्रीज कर गया। यानी दो ही चीजें हो सकती हैं। चेंज का मतलब क्या है? या तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा या क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बोलो बेटा, क्लियर है ना इतनी बात? अच्छा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है करंट भी बढ़ेगी उसके अंदर, करंट इंक्रीज करेगी पॉजिटिव सेंस में। जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो वो क्या दिखाएगा कि करंट की क्वांटिटी क्या हो रही है? कम हो रही है उसके अंदर। हाँ, जब दूर ले जा रहे थे आप मैग्नेट को उससे। ठीक है, क्लियर है? आगे चले, बोलो। ये गैल्वेनोमीटर था, हमने देखा। ये देखिए कॉइल है, ये है सोलेनॉइड। ठीक है, आपने अब देखिए, अभी हम परमानेंट मैग्नेट मूव करा रहे थे, अब वही काम इलेक्ट्रोमैग्नेट से भी कर सकते हैं। ये हमने सोलेनॉइड लिया, ये उसको जोड़ दिया, बताइए ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया या नहीं? हाँ, बन गया। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर ये देखिए करंट फ्लो हो रही है, और इससे फिर इसकी मैग्नेट वो ये देखिए फील्ड लाइंस ऐसे बन रही होंगी इसमें। बोलो, बन रही ना? हाँ, अब आप मुझे बताइए कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इस कॉइल से, जिसमें इसको लगा के रखा गया गैल्वेनोमीटर को? कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इसमें से? हाँ, बोलो। क्या आ रहा है? इंग्लिश क्लास की लिंक आ रही है। अच्छा, ठीक है, तो कितना टाइम हो गया है? इंग्लिश क्लास साहब शाम को कितने बजे से? 7:15 से थी, अभी नहीं था। अच्छा, तो 5 मिनट तो रुक सकते हैं ना हम लोग? नहीं रुक सकते? ठीक है, जो लीव करना चाहे लीव कर जाएं। हाँ, तो ये बात क्लियर है, समझ में आई? बोलो, यहाँ फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है? यहाँ से देखो कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, गिन के बता सकते हो ना कितनी फील्ड लाइंस पास? 5 फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, 5। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स मान लेते हैं इसका कितना है? 5 है ना? मान लेते हैं 5 है मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इसका। अब इसको आपने यहाँ पे लाके रख दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या इसमें करंट इंड्यूस होगी? नहीं होगी। 5 का 5 बना रहे, बोलो, नहीं होगी ना। अगर यहाँ पे आपने इसको लाके रख दिया है तो कितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती रहे उससे क्या फर्क पड़ता है? करंट कब इंड्यूस होगी बताओ इसमें? जब आप इसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे, आगे पीछे ले जाएं। मान लीजिए आपने यहाँ पे एक तरीका ये भी है, आगे पीछे ना ले जाइए आप क्या करिए, यहाँ स्विच ऑफ कर दीजिए। स्विच ऑफ करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गायब हो जाएंगी। अरे बोलो, गायब हो जाएंगी ना? हाँ, आपने स्विच ऑफ किया, गायब हो गई। अब देखिए फ्लक्स जो था वो 5 से एकदम से कितना हो गया? 0 हुआ। बताओ करंट इंड्यूस होगी नहीं होगी? करंट इंड्यूस होगी नहीं होगी इसमें? अरे होगी, अरे होगी भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है, चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी चेंज होगा करंट इंड्यूस होगी। वो चाहे आप इसको आगे पीछे ले जाइए वैसे हो, चाहे आपने यहीं बैठे बैठे स्विच ऑफ कर दिया। अब आपको आगे पीछे ले जाने की जरूरत क्यों है जब आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना? भाई आगे पीछे ले जाने में भी तो फील्ड लाइंस ही तो कम ज्यादा हो जाती थी। बोलो, हाँ, तो वही काम आपने यहाँ बैठे बैठे ले लिया कि भाई हम दूर नहीं जाएंगे, हमारे पास एक बढ़िया जुगाड़ है, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे, स्विच है हमारे पास, हम स्विच ऑन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी। तो पहले 0 फ्लक्स था, अचानक से बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा करंट इंड्यूस हो जाएगी। बात समझ में आ रही है?
फिर आप जब स्विच ऑफ करेंगे तो फिर से करंट जीरो, मतलब फ्लक्स जो है वो जीरो हो जाएगा, तो फिर चेंज हुआ तो फिर करंट इंड्यूस होगी। इतनी समझ में आ रही बात? मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसको बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है, जैसे अभी इसमें पास हो रही थी ना 5 जो हमने गिनी थी, तो उस तरह से। हाँ, अब देखो फ्लक्स चेंज हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी वो कम ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, वो चेंज हो रहा है। तो आपने जैसे ही स्विच को फिर से ऑन करेंगे, फिर से देखो फील्ड लाइंस आ गई हैं, तो फिर से इसका फ्लक्स जीरो से कितना हो जाएगा बढ़ के, जितनी भी फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी उतना हो जाएगा। 10 हो रही है तो 10 हो जाएगा। क्लियर है? तो जब फ्लक्स चेंज होगा तब तब करंट इंड्यूस होगी। इतना क्लियर है? अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट से एक और चीज आप कर सकते हैं कि जो करंट इंड्यूस हो रही है उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? हाँ बेटा, कैसे? हाँ, यहाँ पे इसका जो बैटरी है, मान लीजिए आप इसको 9 वोल्ट की यूज कर रहे थे, आपने 12 वोल्ट की बैटरी यूज की। अब बताओ 12 वोल्ट की बैटरी यूज होगी तो ज्यादा करंट होगी, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी इसकी, है ना? तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, ज्यादा बनेंगी तो ज्यादा पास होंगी। क्लियर है? और ज्यादा पास होंगी तो जो फ्लक्स में चेंज है वो ज्यादा हो जाएगा। मान लो पहले 0 से 5 हो रहा था, अब 15 हो गया, तो अब जो करंट बनेगी वो पहले से ज्यादा स्ट्रेंथ वाली होगी, है ना, जो इंड्यूस होगी इसमें गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, कैसे इंड्यूस हो रहा है सब मामला। हाँ, तो इतना याद रखना कि ये क्या करेगा, जब ये करंट इंड्यूस हो रही है तो उससे पहले इसमें वोल्टेज इंड्यूस किया होगा, क्योंकि वोल्टेज ही तो बनाएगा करंट को। बोलो, ये तो अंडरस्टूड है? ठीक है, तो उसको इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, जो ईएमएफ यहाँ पे पहले इंड्यूस होता है वो फिर करंट को इंड्यूस करता है। ठीक है, करंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये इंड्यूस्ड करंट बोली जाती है, या जो ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ बोला जाता है, यहाँ से जो बनता है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। अब देखिए, एक तरीका ये भी है कि आप मूव कराइए, आप मूव करा के और पास ले जाइए, ज्यादा फील्ड लाइंस पास होने लगेंगी, स्ट्रेंथ और करंट की बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर इसको दूर ले जाइए तो करंट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉइल को देखो कितने तरीके हैं करंट को जनरेट करने के। पहला था क्या, करंट यहाँ पे स्विच ऑन कर दीजिए, स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, बार बार मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, करंट इंड्यूस होगी। एक तरीका ना, बोलिए, पहला तरीका ये है करने का। दूसरा तरीका क्या है बताइए? सोलेनॉइड को मूव कराइए, है ना भाई, स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं करिए, आप स्विच ऑन कर दीजिए, लेकिन स्विच ऑन करने के बाद अगर छोड़ देंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगा फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। फिर आप अगर बार बार स्विच को स्विच ऑफ स्विच ऑन नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मूव कराना पड़ेगा, फिर दूर ले जाइए आप, तो फ्लक्स चेंज होगा, फिर पास लाएंगे फिर बढ़ जाएगा। बोलो, ये तो क्लियर है ना इतना? दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका क्या है, इसको मूव करा दीजिए। तीसरा तरीका यही है ना भाई, इसको भी मूव नहीं कराना चाहते हैं अगर आप, तो इसको मूव कराइए, यानी दोनों में से किसी को आपको मूव कराना पड़ेगा। तो सोलेनॉइड को मूव कराइए, आगे पीछे ले जाइए, और या तो अगला तरीका क्या है बोलिए, इस कॉइल को मूव कराएं हम, जो यहाँ पे रखी हुई है। हाँ, तो कॉइल को आप आगे पीछे ले जाएंगे तो भी करंट, ये देखिए जैसे आगे पीछे जैसे ही ले जाएंगे यहाँ पे देखिए, तो भी करंट जो है वो आपकी इंड्यूस होने वाली है। तो ये तीनों तरीके से करंट इंड्यूस हो रही है। रीजन क्या है, हमने रीजन बताया आपको। रीजन क्या समझ में आया, जरा बताओ। इन तीनों मेथड में रीजन क्या आ रहा है, मेन चीज क्या आ रही है जो रिस्पॉन्सिबल हो रही है? याद रखो, हाँ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये टर्म याद रखिए। आप समझा तो दिया क्या होता है, अब क्यों डरना। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ये रिस्पॉन्सिबल है करंट के इंडक्शन के लिए, ठीक है, नई करंट के जनरेशन के लिए, बनाने के लिए। क्लियर है इतना सबको? बोलो हाँ, क्लियर है। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं कि अगर आप जो करंट है सोलेनॉइड में उसको बढ़ा दें या कम कर दें तो भी ये पॉसिबल है ना।
क्या ये पॉसिबल है? ये मैंने क्या बोला? यहां तक तो सबको तीन चीजें सबको पता है। स्विच ऑन करोगे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी एकदम से, तो फ्लक्स 0 से बढ़ गया, ये सबको पता। मूव कराओ, ये भी पता है, दोनों में से किसी को भी मूव कराइए। एक और तरीका है जिसको चौथा तरीका बोलेंगे हम, फोर्थ। क्या है कि अगर आप करंट बढ़ाएं, जैसे भी हमने कहा था कि वोल्टेज बढ़ा देते हैं यहां से, देखो वोल्टेज बढ़ाने से करंट इंड्यूस भी तो हो रही है। क्यों? क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा नहीं होगा? बताओ, वोल्टेज बढ़ाने से फ्लक्स चेंज होगा या नहीं? ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए अभी फ्लक्स आपका 5 है, आपने यहाँ वोल्टेज बढ़ा दिया, 12 वोल्ट की बैटरी लगाई। 12 वोल्ट की बैटरी करंट को बढ़ा देगी, करंट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगी। अब फील्ड लाइन ज्यादा हो जाएंगी ना, बोलो, तो फील्ड लाइंस अब जो होंगी वो ज्यादा हो गई, और फील्ड लाइंस आ गई है। देखिए मान लीजिए 10 हो गई, तो देखिए पहले 5 थी, अब 10 हो गई। चेंज कितने का हुआ? 5 का चेंज हुआ, यानी चेंज हुआ, और चेंज ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? करंट को इंड्यूस करने के लिए। हाँ, तो आप करंट को, इसमें करंट को बढ़ाकर यानी वोल्टेज को इंक्रीज करके भी फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं और करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। चौथा तरीका है। करंट की स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी ही, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन करंट इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, अगर मान लीजिए फ्लक्स 5 ही बना रहेगा तो कोई फायदा नहीं है, करंट बंद हो जाएगी क्योंकि कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो एक चेंज करने का ये भी तरीका है कि यहाँ वोल्टेज बदल दो, वोल्टेज बदल जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बढ़ जाएंगी, और यहाँ पे बढ़ी हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब हिट करेंगी तो पहले से ज्यादा होंगी, तो दोनों में जो डिफरेंस होगा वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा और वो इंड्यूस कर देगा करंट को। क्लियर है? तो चौथा तरीका ये है कि करंट को दोनों तरह से काम कर सकते हैं, या तो बढ़ा दीजिए या बैटरी और कम कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी लगी थी, आपने उठा के 6 कर दिया। अब 6 कर दोगे तो फ्लक्स कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, तो फिर भी तो चेंज हुआ ना, चेंज तो हुआ ना। हमें चेंज से मतलब है, वो कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें चेंज से मतलब है। चेंज हुआ तो करंट आपको दिखेगी उसके अंदर, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है? ये देखिए आपने इंक्रीज कर दिया, देखो बढ़ गई स्ट्रेंथ कितनी सारी, और डिक्रीज कर दीजिए तो स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी, ठीक है? तो दोनों ही केसेस में आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा, करंट इंड्यूस होगी। तो ये महान आदमी है जिसने ये आपको बताया था। क्या बताया था? माइकल फैराडे ने, ठीक है? व्हेनेवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द कॉइल चेंजेस, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। बोलो, ये सेंटेंस अब तो समझ में आ गया होगा, इतनी देर से समझा रहे थे यही चीज। तो यहाँ पे हाँ सबको क्लियर हो गया होगा इसका हाँ क्या मतलब था। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहा था इन्होंने, इसको कहा जाता है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, ठीक है? फैराडे नहीं दिया था तो इसलिए इसका नाम भी फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन पड़ गया। क्लियर है? द करंट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, वो क्या कहलाती है? अभी बताया हमने नाम उसका, इंड्यूस्ड करंट कहलाती है। हाँ, Recording in progress. Spotlight. Good evening all of you. हाँ, तो हम लोग इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ चुके हैं ना? क्लियर है? सबको समझ में आ गया? बताइएगा, आगे चलें फिर। हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? यही है ना कि जब हम एक मैग्नेट को कॉइल के पास लाते हैं, यानी किसी कंडक्टर के पास लाते हैं, तो क्या होता है, जब पास लाएंगे आप और दूर ले जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, फील्ड लाइंस चेंज होती हैं, है ना? जिसको हमने क्या बोला था? फ्लक्स बोला था, मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है ना? और जो कि क्या इंड्यूस कर देता है? करंट इंड्यूस कर देता है उसके अंदर। ठीक है, क्लियर है इतना सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें ना? बोलिए बेटा। हाँ ठीक है, चलिए। तो ये सारे एग्जाम्पल उसी को दिखा रहे हैं क्या, है ना? इसमें से कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आ रहा हो। बोलिए, ये चारों ये जो आपके सामने एनिमेशन चल रहे हैं वही दिखा रहे हैं ना? देखिए सभी में क्या हो रहा है, सारे में ही क्या हो रहा है, जो जब आप मैग्नेट को पास ला रहे हैं तो जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, यानी फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो उसमें क्या है, साथ में जो आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है या बल्ब लगा है तो वो ग्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि करंट इंड्यूस हो रही है, पैदा हो रही है। अब सोचो ये कितना ब्रिलियंट आइडिया था। इससे पहले जो करंट बनाई जाती थी, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती थी, वो बैटरी में बनाई जाती थी, है ना? डीसी करंट जिसको बोलते थे, बैटरी में बनाई जाती थी। उसमें केमिकल रिएक्शन
मॉडिफिकेशंस करवाई जाती थी, उसमें केमिकल्स आपको चाहिए थे, बहुत महंगी इलेक्ट्रिसिटी थी। अगर वही इलेक्ट्रिसिटी आगे पहुंचती तो अब आज हमारे घरों में बहुत मुश्किल था कि इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ कर पाते या इतनी सारी चीज़ें जो हमने बना ली हैं वो हम एक्सेस कर पाते। मतलब आज भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी होती और वो कुछ जो एलीट लोग होते हैं उन्हीं के पास होती, जैसे उस टाइम पे थी। लेकिन जो निकोला टेस्ला थे, निकोला टेस्ला ने यही एसी वाला जो ये फैराडे का जो मतलब कॉन्सेप्ट था, इसी पे काम करके एसी को प्रमोट किया उन्होंने कि एसी को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं कि अगर इस कॉन्सेप्ट पे कोई जनरेटर बना दिया जाए, ठीक है, तो उस जनरेटर में आपको करना क्या रहेगा, कोई केमिकल यूज नहीं करना है, खाली आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करिए और इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलने लगेगी, है ना। कितना अच्छा आइडिया था, सिंपल आइडिया था। इसमें कोई भी खर्चा नहीं है, मतलब कोई केमिकल नहीं लगाना, आपको कुछ भी नहीं करना है और खाली आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करिए और आपकी इलेक्ट्रिसिटी बन गई। तो ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी आइडिया था जिसको टेस्ला ने जो है वो आगे बहुत काम करके आज हम देख रहे हैं कि उसका फायदा हमें कितना मिल रहा है। पूरी दुनिया में लाइट एसी करंट ही यूज़ की जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो माइकल फैराडे ने जो लॉ दिए थे वो हमने पढ़े। क्या था पहला, जो अब तक हमने देखा उसको देख लें। व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल चेंजेस, सो एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, एज अ रिजल्ट एन इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन द सर्किट। बताओ इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम? ध्यान से देख लो इसको, अगर लिखने को आएगा तो आपको ऐसे ही लिखना। माइकल फैराडे का जो पहला या इस लॉ था इस बारे में, ये यही था। दूसरा क्या था? दूसरा देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल। इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट, अ स्टेडी ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। बोलिए, ये बात भी समझ में आ गई होगी? बोलिए। दोनों ही सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बिल्कुल समझ में आ गया कि यहाँ क्या था। हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है उसको अफेक्ट करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करते हैं? देखते हैं भाई। पहला क्या है? चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल। ठीक है, सबसे पहली चीज तो यही है जो ईएमएफ पे असर डालती है, यानी फ्लक्स जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा ये इंड्यूस ईएमएफ भी बढ़ता जाएगा, फ्लक्स कम होता जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कम होता जाएगा। फ्लक्स को कांस्टेंट कर देंगे अगर आप, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, स्टेडी हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? आगे चलते हैं। फिर कह रहा है दूसरा कौन सा फैक्टर है जिस पे डिपेंड करेगा? भाई ये जो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में, वो टाइम के रेस्पेक्ट में ही तो मेजर कर रहे हैं ना उसको हम, तो बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो टाइम पे भी डिपेंड करेगा, जिस टाइम पे वो फ्लक्स चेंज हो रहा है। अच्छा, अगर फ्लक्स चेंज होने का टाइम कम हो जाए तो इसका मतलब हो गया कि फ्लक्स जल्दी जल्दी चेंज होगा। बोलो बेटा, जल्दी जल्दी चेंज होगा। अच्छा, जल्दी जल्दी चेंज होगा तो ईएमएफ भी बढ़ जाएगा, करंट भी बढ़ जाएगी। हाँ ठीक है। तो ये देखिए, ये फॉर्मूला आप देखिए यहाँ पे, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई। फाई है फ्लक्स के लिए यूज कर रहे हैं हम, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो फ्लक्स में चेंज और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के चेंज के रेस्पेक्ट में। ठीक है, कितने टाइम में, टाइम इंटरवल में कितना फ्लक्स चेंज हुआ, इसके रेशियो को ही हम क्या कहते हैं? ईएमएफ हम डिसाइड होता है इसी से। ठीक है, ये जिस हिसाब से चेंज होगा उसी हिसाब से आपका ईएमएफ भी बदलेगा। ठीक है, क्लियर है? इतना सबको समझ में आ गया? आगे चलें हैं? इसी का मैथमेटिकल फॉर्म है जो लिखी है, दो हमने सेंटेंस लिखे ना, उसी को मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपके पास फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। ठीक है, इससे पहले हमने कौन सा रूल पढ़ा था? डीसी मोटर के उसमें कंटेक्स्ट में कौन सा रूल पढ़ा था? लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था। राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल में फर्क इतना है कि ये एसी के लिए यूज होता है, वो डीसी के लिए यूज हो रहा था, और बाकी सारी चीजें सेम है। यहाँ पे भी, वहां पे भी क्या था? ये था फोर्स, ये था मैग्नेटिक फील्ड, ये थी करंट। यहाँ पे भी यही तीनों हैं, ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट। लेकिन यहाँ पे राइट हैंड यूज करेंगे। रीजन क्या है? बहुत बेसिक सा रीजन है। यहां पे हम करंट दे रहे थे और फोर्स को ढूंढ रहे थे, है ना? याद करो, लेफ्ट हैंड रूल में क्या ढूंढ रहे थे? फोर्स ढूंढ रहे थे, और करंट तो हम दे रहे थे। करंट और मैग्नेटिक फील्ड पहले से नोन थी, और क्या ढूंढ रहे थे? बोलिए, फोर्स। इतना तो याद है ना? हाँ। अब देखिए यहां क्या चेंज आएगा, अभी हम लोग आगे देखेंगे राइट हैंड रूल में, कि यहां फोर्स हमें पता है क्योंकि आप घुमा रहे हैं, मतलब फोर्स आप किधर लगा रहे हैं आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड पहले ही पता होगी। यहां क्या ढूंढ रहे हैं हम? यहां क्या ढूंढ रहे हैं? करंट। हाँ ठीक है, ठीक है।
तो ये देखिए कुछ इस तरह सभी लोग देखें ध्यान से, राइट हैंड रूल है ये, और राइट हैंड रूल में थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, ठीक है। तो ये मोशन ऑफ कंडक्टर मतलब वही जिधर फोर्स लग रहा होगा वही होगा, ठीक है। या क्योंकि ये आप घुमा रहे हैं तो ये आपके ऊपर है, आपको पता है पहले से किधर घुमाना है हमें। दूसरा क्या, इंडेक्स फिंगर एज यूजुअल जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाती थी, और मिडिल फिंगर भी एज यूजुअल जैसे कि वो करंट की डायरेक्शन को, डायरेक्शन जैसे एसोसिएटेड थी हर एक फिंगर से वही एसोसिएटेड है, ठीक है। बस खाली राइट लेफ्ट का यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसको ऐसे MOBI से याद रखिए आप, ठीक है। ये आपका मोशन ऑफ वो है कंडक्टर जिधर मोशन कर रहा होगा, फोर्स बेसिकली समझ लीजिए आप, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गई करंट, ठीक है। चलिए ये देखिए आपके दो हमने मैग्नेट रख दिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रही हैं और इसमें हमने कंडक्टर को लाया। अच्छा, कंडक्टर को ऐसे ला के रख दें, करंट बनेगी? नहीं बनेगी, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराइए, यानी इसको मूव कराइए आप। तो इसको जब हम मूव कराते हैं तब पता चलेगा। आप देखिए यहाँ पे ये हम राइट हैंड थंब रूल जरा यहाँ लगाते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने इसको मूव कराया, और जब हम मूव कराएंगे तो हमने किधर मूव कराया इसको बताइए, ऊपर की तरफ। हाँ, तो अपवर्ड के हिसाब से अगर आप इसमें लगाएं रूल तो बताइए करंट किधर बनेगी। अपवर्ड के हिसाब से रूल लगाते हैं तो करंट किधर बनेगी, राइट हैंड। हमने इसको अपवर्ड मूव कराया तो थंब ऊपर जाएगा, और ये जो है आपका क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इधर होगी ना। तो ये दोनों सही बनाए ना हमने, देखो यहाँ पे आपका, हाँ सही है। हाँ, तो अब आपकी जो थर्ड फिंगर है वो कहाँ जाएगी बताइए, इनसाइड जाएगी। हाँ ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन है ना, ये करंट आपको उधर मिल रही होगी, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे जो वो बनाया गया है एरो। आगे चलते हैं। हाँ, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है, जो कहीं ना कहीं डायरेक्शन बताने के लिए, जिसने डायरेक्शन को बताया कि हम डायरेक्शन कैसे पता करेंगे कि जब जो करंट फ्लो हो रही है तो उसकी वजह से भाई वो जो आप जिस चीज को बीच में मूव करा रहे हैं, जो कंडक्टर को आप मूव करा रहे हैं, वो कंडक्टर भी तो मैग्नेट है भाई। मैग्नेट बन रहा है, नहीं बन रहा है? जब उसमें करंट आ गई तो भी मैग्नेट बन गया। तो मैग्नेट बन गया तो उसमें पोल्स कैसे कैसे इंड्यूस हो रहे होंगे, किधर नॉर्थ होगा किधर साउथ होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो डायरेक्शन है वो लेंज लॉ से ही निकाली जाती है, और फिर उसको आसान करके राइट हैंड फ्लेमिंग रूल से हमें बता दिया जाता है कि आप ऐसे निकाल लीजिए। तो लेंज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई तरह से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 12th में तो आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, अभी भी हम आपको इसको बहुत बढ़िया तरीके से, आसान तरीके से समझाते हैं। काफी कंफ्यूजिंग रहता है, जनरली लोग इसको रट लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है, सभी बच्चे अटेंटिव होकर इसको सुने ध्यान से। सबसे पहला लेंज लॉ क्या कहता है, पहले हम उसको रीड कर लेते हैं बस। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट ऑलवेज टेंड्स टू अपोज द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इज। यानी अगर आप इंड्यूस ईएमएफ जो है, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन को पता करना चाहते हैं तो वो कैसी होगी, वो डायरेक्शन कैसी होगी, वो हमेशा क्या कर रही होगी, एक काम कर रही होगी। क्या कर रही होगी कि जिसकी वजह से वो पैदा हुई है उसी को अपोज कर रही होगी, है ना, यही तो लिखा है, जिसकी वजह से पैदा होगी उसी को अपोज करेगी। इसके लिए एक बहुत मतलब देसी लैंग्वेज में एक मुहावरा बोला जाता है, किसी को याद है? नहीं नहीं नहीं, एक और है, एक और बहुत अच्छा। हाँ 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 हाँ, कोई बोला है बच्चा अभी, क्या? नहीं नहीं, एक और कोई बोला था अभी। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसको डिफाइन कर रहा है थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में, है ना, वही तो है भाई। जिसने तुमको पैदा किया, हाँ बाकी जो लोगों ने बोले वो भी, मेरी बिल्ली वाला जो मुहावरा है वो भी काफी हद तक क्लोज है। मतलब जिसने तुमको प्रोड्यूस किया, जो तुम्हारी एग्जिस्टेंस के लिए जिम्मेदार है, तुम उसी को आंख दिखा रहे हो, उसी को तुम अपोज कर रहे हो। इसीलिए लेंज लॉ को लोग अक्सर, जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं फिजिक्स के बारे में, तो उसको अपनी जो डे टू डे लाइफ है उसमें एग्जाम्पल्स देने लगते हैं। कभी कभी किसी ने अगर सुना हो, तो मैंने सुना है, तो लोग जो जानते हैं वो बोलते हैं तो लेंज लॉ लग गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लेंज लॉ है, अभी लोग समझेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है। तो पहला आपको समझ में आ गया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो उसी को अपोज करता है जिससे वो प्रोड्यूस हुआ है, अपने कॉज को ही अपोज करता है। जैसे लगता है कि वो पैदा होना चाहता ही नहीं था, उसको जबरदस्ती पैदा कर दिया गया है, ठीक है। यानी कोई बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स को आंख दिखाए कि तुमने हमको पैदा ही क्यों किया, ठीक है, बिल्कुल वैसी ही चीज हो गई है। फिर है अगली, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये प्योरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है,
ये अगर हमें समझ में आ गया सेकेंड लाइन, तो ये मतलब आप समझ लीजिए यूनिवर्स का सबसे सिंपलेस्ट लॉ है अगर ये समझ में आ गया। और ये हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ये हमने वर्क एनर्जी पावर में अच्छे से पढ़ा है ना। हाँ, तो अच्छी बात है, चलिए आगे चलते हैं, समझाते हैं क्या मतलब है इसका। मतलब तो खैर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप समझ गए। पहले ध्यान दीजिए एक एक लाइन पे। कह रहा है मैकेनिकल एनर्जी स्पेंट इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मूविंग मैग्नेट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड करंट फ्लो इन सोलेनॉइड। पढ़िए जरा 2-3 बार इसको, 2-3 बार पढ़िएगा इसको, फिर मैं समझाता हूँ। मैकेनिकल एनर्जी स्पेंट इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्स। सबसे पहली बात बताइए कि डीसी मोटर में क्या हो रहा था, डीसी मोटर किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा था, डीसी मोटर क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बना रहा था, है ना डीसी मोटर। हाँ, ये उल्टा काम करेगा, ये क्या करेगा, इसको मैकेनिकली आपको घुमाना पड़ता है ना कंडक्टर को, भाई अपने हाथ से मैकेनिकली घुमाना पड़ रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी आप इसमें जो स्पेंड कर रहे हैं इसको करने में, ठीक है, किसको करने में, अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्स, जो फोर्स अपोजिंग फोर्स है उसके अगेंस्ट आप घुमा रहे हैं। वो अपोजिंग फोर्स है कौन सा, वो अपोजिंग फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, वो बोलिए, वो अपोजिंग फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, मूविंग मैग्नेट अपोज कर रहा है, मतलब एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। और वो ये अपोजिंग फोर्स को, मतलब इस फोर्स को अपोज करने में जो आप मैकेनिकल एनर्जी खर्च कर रहे हैं वही ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी वही एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जो आप, जिससे आप कंडक्टर को घुमा रहे थे, वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और सोलेनॉइड में करंट फ्लो होने लगती है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगी, अभी आगे देखते हैं। देखिए, हाँ, यहां से समझिए। देखिए ये है मैग्नेट, सबको दिख रहा है बार मैग्नेट है ना, और ये पूरा, ये हमने एक्सिस बनी हुई है, समझ लीजिए 3D को दिखाने के लिए कि ये यहाँ पे कॉइल रखी हुई है, ठीक है, ये है मैग्नेट। अब ये मैग्नेट है, ये लॉ ये कहता है कि जब इस मैग्नेट को आप इधर ले जाते हैं, सभी लोग ध्यान से सुने, इस मैग्नेट को अगर आप इधर की तरफ ले जाते हैं, हाँ, इसकी मोशन अगर आप इधर कराते हैं, तो जब इसको आप इधर ले जाते हैं तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं, बोलो। अरे बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा भाई, इसकी लाइंस इससे टकराएंगी ना, जो लाइंस होंगी इसकी फील्ड लाइंस, बोलिए, फ्लक्स चेंज होगा भाई, कुछ लाइंस इसके अंदर जाएंगी, ठीक है, जो पहले जीरो थी, मान लीजिए 10 लाइन अंदर चली गई, 0 से 10 का चेंज आया, है ना, चेंज पे ही आपको पता है ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जब आप इसको करीब ले जाएंगे। तो आप जब इसको करीब ले जाते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, लेकिन लेंज लॉ ये कहता है कि ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है इसके अंदर, वो अपने कॉज को अपोज करेगा, है ना, अभी पीछे पढ़ा है ना, जिस थाली में खाएगा उसी को छेद करेगा। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ये अपने कॉज को अपोज करेगा, इसका कॉज ये है ना मैग्नेट, बोलो। और इन दोनों पोल्स में अगर हम कहें तो सबसे बड़ा कॉज कौन है, नॉर्थ पोल, क्योंकि यही इधर है, सबसे सामने तो यही है, वो तो चलो थोड़ा पीछे है, छुप गए। तो ये भाई साहब इसको इंड्यूस कराने में जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये जो आपका मैग्नेट बना है वो मैग्नेट सबसे ज्यादा अपोज किसको करेगा, इसको, नॉर्थ पोल को। अब एक बात बताइए, ये जो मैग्नेट है वो इसको अपोज करेगा तो उस इधर कौन सा पोल डेवलप होना चाहिए भाई, मैग्नेट है, इस पे भी तो पोल होगा, डेवलप होगा, तो कौन सा पोल डेवलप होना चाहिए, इसमें एंड कर दी भाई, क्या बोल रहे थे ना कि ये मैग्नेट जब आप इसको इसके पास ले जाएंगे, इस कॉइल के पास ले जाएंगे, ठीक है, तो इस कॉइल के पास, ये कॉइल क्या है, एक वायर है, ठीक है, वायर है, और यहाँ पे हमने इसमें बल्ब लगाया हुआ है, इस तरह से कोई रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ठीक है, ये सर्किल क्लोज्ड है। हाँ, ये बात याद रखना कि जब आप किसी मैग्नेट को किसी वायर के पास ले जाएंगे तो उसके अंदर करंट तभी इंड्यूस होगी जब वो उसका सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, ये तो बेसिक सी चीज़ है। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट कहाँ बनेगी, क्लियर है ना, सर्किट कंप्लीट होना जरूरी है, यानी वो क्लोज्ड लूप या कॉइल जो वर्ड बोला जा रहा है वो इसीलिए बोला जा रहा है। तो करंट इंड्यूस नहीं होगी, हाँ ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, वहां पे 2 एंड्स बना दीजिए, अगर खाली स्ट्रेट वायर में भी पॉजिटिव नेगेटिव टाइप के बन जाएंगे और वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, लेकिन
करंट इंड्यूस सिर्फ क्लोज सर्किट में ही होगी, स्ट्रेट वायर में नहीं होगा कुछ भी वैसा, ठीक है। तो ये समझिए, जब आप इसको इसके पास ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है और वो ईएमएफ फिर उसके अंदर करंट को प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ देखिए आप कि अभी हमने बताया था लेंज लॉ ये कहता है कि जिस कॉइल के अंदर करंट ईएमएफ इंड्यूस होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने कॉज का विरोध करता है, अपोज करता है उसको। तो आपको यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल का अगर ये अपोज करना चाहता है तो ये अपने ऊपर यहाँ पे कौन सा पोल जनरेट करे, नॉर्थ, ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ करेगा, है ना। अच्छा, नॉर्थ पोल करेगा तो इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे जो कॉइल है उसमें करंट कैसी होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। हमने आपको बताया था कि नॉर्थ पोल को बनाने का एक तरीका होता है, उससे आप पता भी कर सकते हैं करंट कैसी है, बताया था, याद है, नहीं याद है। नॉर्थ पोल को बनाने का एक तरीका होता है, उससे आप पता, हाँ ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे बताया था ये वाला, याद है। और ये देखिए इसके एंड्स को मिला दीजिए तो ये देखिए करंट ऐसी जा रही है, तो ये करंट कैसी, एंटी क्लॉकवाइज। इसके अंदर इसका मतलब यहाँ पे जो करंट होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, इस तरह से जा रही होगी, ऐसे फ्लो कर रही होगी। तो ये है लेंज का लॉ, ठीक है, कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो अपने कॉज को अपोज करेगा। तो अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल आप इधर ला रहे तो इसको अपोज करने के लिए इसके ऊपर नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से साउथ पोल अगर आप लेकर जाएंगे तो साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, ये काम तो तब है जब आप इसको पास ले जा रहे हैं। आइए दूसरी तरह से देखते हैं इसको। अगर हम इसको पास ना ले जाएं, दूर ले जाएं, पीछे ले जाएं, तो अब अगर आप पीछे ले जाएंगे तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ये चेंज का फिर अपोज करेगा, मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो फिर चेंज का अपोज करेगा। अब बताइए इसको आप दूर ले जा रहे हैं तो ये दूर ले जाने नहीं देगा, यही तो अपोजिशन हुई भाई, विरोध तो यही हुआ। पहले क्या था, पास आने नहीं दे रहा था, अब क्या है, दूर नहीं ले जाने देगा। अब बताओ अगर दूर नहीं ले जाने देगा तो यहां पे कौन सा पोल इंड्यूस हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहां पे कैसा पोल बन जाएगा आपका? साउथ पोल बन जाएगा। साउथ पोल कौन सी डायरेक्शन दिखाता है करंट की, बताइए? क्लॉकवाइज, ऐसे। हाँ ठीक है, अब बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर। हाँ, तो ये है लेंज लॉ, ठीक है। चलिए, ये जो कुछ हमने आपको बताया है ये तो एज अ लॉ आपको बता दिया, आपने सुन लिया। दूसरी चीज इसके बारे में अभी हमने एक और देखी थी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है ना, देखा था अभी, देखा ना पीछे, देखा क्या मतलब पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आइए देखते हैं कैसे, उसको कैसे फॉलो करता है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इस तरह फॉलो करता है, जैसे समझिए आप कि यहाँ पे मान लीजिए आप इस तरह से आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और हमने क्या किया है, आपके ऊपर एक आपके हाथ में वो बांध दिया है, पत्थर बांध दिया है, ठीक है, इस तरह से, और आप आगे मूव कर रहे थे, आपके हाथ पे पत्थर बांध दिया गया है, ठीक है। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, जब आप आगे जा रहे थे कुछ काइनेटिक एनर्जी से जा रहे थे, सभी बच्चे ध्यान से सुने। आपकी काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए यहाँ पे थी 50 जूल, ठीक है, 50 जूल की काइनेटिक एनर्जी से आप आगे जा रहे थे। लेकिन जब हमने आपके हाथ में पत्थर बांधा तो पत्थर भी आपके साथ मूव करेगा, है ना? नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, मतलब इतना भारी नहीं बांधा है, पत्थर भी आपके हाथ से मूव करेगा। आप ये बताइए, आप पत्थर के पास भी काइनेटिक एनर्जी आ गई ना जब मूव कर रहा है। आप मुझे बताइए, पत्थर के पास काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ गई? कहाँ से आई? अरे बहुत सिंपल है बेटा, पत्थर ने आपकी काइनेटिक एनर्जी में शेयर लिया होगा, आपकी काइनेटिक एनर्जी में शेयर लिया होगा ना उसने, तो सिंपल सी बात है, और उसके नतीजे में आपकी स्पीड स्लो हो गई होगी। yes, आपकी स्लो स्पीड ये दिखा रही है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी को शेयर कर रहा है, यही तो, वरना स्लो क्यों हुई है? हाँ, तो पत्थर आपकी एनर्जी में शेयर लेके और वो उसी एनर्जी से वो भी आगे मूव कर रहा है। इतनी बात समझ में आई? क्योंकि लॉ, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है। हाँ, हो रहा है भाई। पत्थर के पास कहीं और से एनर्जी अगर आ जाती तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो जाता है ना। पत्थर को आप ही से एनर्जी मिल रही है, एज अ होल एक सिस्टम की तरह आप लोग काम कर रहे हैं। इस सिस्टम की एनर्जी हमेशा 50 जूल बनी रहेगी, बोलो सही है ना? उसमें एक पत्थर नहीं, आप 2-3 पत्थर और ले आइए, वो सब शेयर कर लेंगे फिर आपसे एनर्जी। मतलब पूरे सिस्टम की एनर्जी को कंजर्व रहने का मतलब है वो 50 जूल ही रहेगी। क्लियर है? समझ में आई बात? हाँ,
ठीक है, आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप इसको मूव करा रहे थे, ये क्या है, मैग्नेट है, इसको इधर मूव करा रहे थे। आप जिस एनर्जी से इसको मूव करा रहे थे वो एनर्जी मान लीजिए 20 जूल एनर्जी आपने इसको दी इस मैग्नेट को, और इससे आप मूव करा रहे हैं। ये इधर मूव करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट बनेगी, और करंट बनेगी तो मान लीजिए यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ है, तो वो बल्ब क्या करेगा बताइए भाई, करंट फ्लो करेगा तो बल्ब हाँ ग्लो करेगा। ये बल्ब ग्लो कर रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी आपको दे रहा है, यूज कर रहा है, पहले तो करंट से लेके फिर बाहर निकाल रहा है, बोलो कर रहा है ना, अरे बिल्कुल। मान लीजिए ये बल्ब ग्लो कर रहा है आपका 4 जूल की एनर्जी के साथ। 4 जूल की एनर्जी बल्ब को कहां से मिली, इस करंट ने दी, अरे करंट नहीं तो दी, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हूं एनर्जी लेके, करंट ने दी, करंट ने कहां से ली, पोटेंशियल एनर्जी से ली, तो पोटेंशियल एनर्जी थी ना, मिली ना, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, कब बताया है इलेक्ट्रिसिटी में, वहां से ली। ये ईएमएफ के पास वो एनर्जी कहां से आई, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से आई, बोलो भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से आई। मैग्नेटिक फ्लक्स के पास वो एनर्जी कहां से आई, इस मैग्नेट ने प्रोवाइड कराई, इसी ने तो प्रोवाइड की, इस मैग्नेट ने तो प्रोवाइड की, भाई यही तो मूव कर रहा था। Yes. हाँ, तो ये कितनी एनर्जी से मूव कर रहा था, 20 जूल की, बोलो इतनी बात समझ में आई। तो ये 20 जूल की एनर्जी से मूव कर रहा था, और 4 जूल एनर्जी कहां चली गई, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ और जो वहां हो, तो अब इसके पास एनर्जी कितनी बची होगी, -4 करिए, 16 जूल है ना, 16 जूल की एनर्जी बची होगी इसके पास। बोलिए अब जब जितनी एनर्जी से ये पहले इसकी तरफ बढ़ रहा था, अब इसकी स्पीड स्लो होगी या नहीं, ऑब्वियस सी बात है, पहले 20 जूल की एनर्जी से बढ़ रहा था, अब 16 जूल की एनर्जी बची इसके पास। ये क्या फील करेगा कि इसकी स्पीड में किसी ने हिंड्रेंस क्रिएट किया है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया है, ये फील करेगा नहीं करेगा, Yes. बिल्कुल करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या ये अट्रैक्शन फील करेगा या रिपल्शन फील कर रहा होगा, बिल्कुल। और जब रिपल्शन फील करेगा तो यहाँ कौन सा पोल बन रहा होगा, North. बिल्कुल। अब समझ में आया ये नॉर्थ पोल का कॉन्सेप्ट। Yes, sir. Yes. तो ऐसे हो रहा है सारा काम, ये सब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अच्छा पीछे करते हैं अगर यही चीज, अब फिर भी समझ में आ जाएगा आपको, अगर पीछे ले जाते हैं तो भी वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो ये आगे पीछे करने से ये जो पोल्स यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, या जो सेम पोल डेवलप हुआ है, वो कुछ भी नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक रिजल्ट है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एनर्जी आएगी कहाँ से, इंड्यूस्ड ईएमएफ के पास एनर्जी कहाँ से आई, वो यहीं से तो गई, जिस चीज को आप मूव करा रहे हैं वही तो एनर्जी उसमें भर रहा है, जो है वो दे रहा है उसको एनर्जी, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में मिल रही है, आप उसको यूज कर रहे हैं। तो अब आपको लग रहा होगा ना ये तो बहुत सिंपल लॉ है, बिल्कुल सिंपल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है भाई, वो एनर्जी कहीं जादू से तो नहीं आ जाएगी ना, बोलिए। अगर इसके पास 20 जूल एनर्जी बनी रहती, फिर भी बल्ब 4 जूल से ग्लो कर रहा होता, तो फिर जादू हो गया ना, फिर तो आपको लगता है कि यहाँ तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी फॉलो नहीं हो रहा है ना, क्लियर है, बोलिए। हाँ, कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बताया था आपको, हमने बताया था ग्रेविटेशनल जो पुल है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, ठीक है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, मैग्नेटिक फोर्स हुआ, ये सब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करते हैं, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। बाकी फ्रिक्शनल फोर्स हो गया आपका, एयर ड्रैग हो गया, विस्कस वाला हो गया, ये सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, सब बताया था। तो आपको याद ही नहीं है, आप क्या लिखेंगे आप लोग एग्जाम में नवंबर वाले में। देखिए ये क्लियर हो गया ना, लेंज लॉ क्लियर है, आगे चलें। तो करंट के बारे में देखते हैं, करंट 2 तरह की होती है, ठीक है, कौन कौन सी, पहले आपको बताया जिसमें एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ये कौन सी है, ये है आपकी डीसी करंट, ठीक है, जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है करंट का, उसको बोलते हैं हम डीसी करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हैं, एक ही डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शनल होती है ये, ठीक है, क्लियर है। और दूसरी टाइप की करंट क्या होती है, जिसमें ये देखिए आधी साइकिल के बाद इधर उधर टू एंड फ्रो मोशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, ये देखिए एक थोड़ा सा आगे जाते हैं फिर पीछे चले जाते हैं, फिर आगे जाते हैं फिर पीछे जाते हैं। तो इस तरह की जो करंट होती है वो क्या कहलाती है, जिसमें इसका करंट का चेंज करती रहती है, ठीक है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, तो वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में हो रहा होता है, इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, अल्टरनेट होती रहती है ये, ठीक है, आधे इधर आधे टाइम इधर आधा टाइम उधर, ठीक है।
क्लियर है? तो इसी पे ये पैदा कैसे होती है, प्रोड्यूस कैसे होती है, वो है एसी जनरेटर जो इसको प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे देखिए आपको विंड मिल दिखाई गई है, ठीक है। हवा की मदद से टरबाइन को घुमाया जाता है और टरबाइन जब घूमेगी तो अभी हमने देखा है कि घूमने से क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। क्लियर है? ये देखिए ये बड़े बड़े यहाँ पे इंजन्स की मदद से इसको पूरा घुमाया जाता है, ठीक है। और अब इसको घुमाते क्या है, घुमाने के लिए ही आपको जो भी पैसा खर्चा करना है वो करना है, बाकी तो सब फ्री में हो रहा है ना, कोई केमिकल यूज नहीं करना है आपको, घुमाना है। अब घुमाने में पानी आप डाल दीजिए बहुत फोर्स से, ऊपर से पानी डाल दीजिए नीचे पे, या तो आप क्या करिए स्टीम बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे स्टीम को फ्लो उसके ऊपर डालिए, टरबाइन के ऊपर, यानी जिसको घुमाना है आपको कंडक्टर को। और क्या कर सकते हैं आप, न्यूक्लियर, आपके पास बहुत ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी है तो आप कहते हैं हम न्यूक्लियर एनर्जी यूज करेंगे, तो न्यूक्लियर एनर्जी से आप इस पानी को गर्म करिए, स्टीम बनेगी और वो स्टीम से आप घुमाइए। कोयले से भी बनती है, ठीक, कोयले से पानी को गर्म किया जाएगा, वहां से आप स्टीम बनाएंगे, उससे करेंगे। अल्टीमेटली आपको या तो स्टीम बनानी है या पानी ऊपर से बहुत फोर्स के साथ डालिए, ठीक है। क्लियर है? जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट, सुना होगा थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, जिसमें पानी डाला जाता है ऊपर से फोर्स, उसको हाइडल पावर प्लांट बोलते हैं, ठीक है। हाइडल एनर्जी क्या चला नहीं सकता, कोई और मोटर इसको नहीं चला सकता, बिल्कुल चला सकता, उस मोटर को कौन चलाएगा? तो दोनों नुकसान ही होगा आपका, मतलब वो बैटरी में जो आप इलेक्ट्रिसिटी लाएंगे वो कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? कम क्यों लाएंगे भाई, आपको तो स्पीड से घुमाना है, आपको तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी उतनी ही, तो उधर आपका जितना डीसी बनाने में खर्चा हो जाएगा उतना इधर फायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। और डीसी में उतना ज़्यादा वोल्टेज भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे आप जितना इधर हो जाता है। अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई ऐसे सोर्सेज यूज करने पड़ते हैं जो रिन्यूएबल होते हैं, ऐसी एनर्जी यूज करनी पड़ती है जो रिन्यूएबल होती है। रिन्यूएबल मतलब क्या होता है, जिसको रिप्रोड्यूस किया जा सके, जो बहुत जल्दी कंजप्शन से खत्म ना हो सके, यानी आने वाली जनरेशन को भी उससे प्रॉब्लम ना हो। दो तरह की एनर्जी होती है, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल, है ना। जैसे हवा है तो हवा क्या है, रिन्यूएबल है ना। सोलर है, सन की एनर्जी अगर आप यूज करें तो क्या है, रिन्यूएबल है। लेकिन कोयला क्या रिन्यूएबल है, बताइए? खोदते जा रहे हैं, वो एक दिन खत्म हो जाएगा, लाखों सालों की रिमेन्स के बाद वो बना है ना, ऑर्गेनिक मैटर से, तो वो आसान नहीं है ना उसको दोबारा इतनी जल्दी बनाना, ठीक है। इवन तो इसलिए ये ऐसी सोर्सेज का यूज करना चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म यूज चाहिए ना, ऐसी मतलब इस करंट का। ऐसा नहीं है आप 1 साल 2 साल या 100-200 साल आप यूज बना लें बस, उसके बाद फिर जरूरत नहीं है आपको, हमेशा पड़ेगी और ज्यादा कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है। ये डिवाइस किस प्रिंसिपल पे काम करती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। आप उस कॉइल को घुमाएंगे, मैकेनिकल वर्क करेंगे, ठीक है। जब वो घूमेगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं आपके, ये आर्मेचर है, इससे आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये 2 हो गए मैग्नेट, क्योंकि मोटर में यही सारा पूरा लगा था। हाँ, यहाँ पे स्लिप रिंग्स लगाई जाती हैं, ठीक है। स्प्लिट रिंग यूज नहीं की जाती है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि स्प्लिट रिंग को हमने बताया था वो कम्यूटेटर की तरह यूज करते हैं, उसको याद है, कम्यूटेटर वर्ड नहीं याद है? हाँ, कम्यूटेटर का मतलब ये हुआ कि उसमें आपको हर एक हाफ साइकिल बाद करंट की डायरेक्शन को बदलना पड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन नहीं बदलता है, सर्किट के करंट का डायरेक्शन नहीं बदलता है ना। जो ब्रश पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव रहता है, जो ब्रश नेगेटिव होता है वो नेगेटिव रहता है, क्लियर है। लेकिन आपको जो आपका आर्मेचर है उसमें करंट बार बार बदल जाती है, करंट नहीं बदलती है, सॉरी। उसमें आर्मेचर में क्या हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन वही रह रही होती है। तो फोर्स की डायरेक्शन को बदलने के लिए आपको आर्मेचर में करंट को बदलना पड़ जाता है बार बार, क्योंकि आर्मेचर का एंड बार बार शिफ्ट होता रहता है। तो आर्मेचर में करंट को बदलने के लिए कम्यूटेटर यूज करते हैं, कम्यूटेटर जो करंट को स्विच करा दे, ठीक है। करंट की डायरेक्शन को अगर आपको हर हाफ साइकिल के बाद बदलना है तो आपको वहां पे स्प्लिट रिंग काम में आती है, इसीलिए कम्यूटेटर बोलते हैं उनको। स्लिप रिंग में ऐसा कोई आपको जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको हर हाफ साइकिल के बाद करंट का डायरेक्शन स्विच करना पड़ जाए, अदरवाइज आपका इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा। यहां वो जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां करंट दे नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, करंट ले रहे हैं,
हाँ, करंट दे नहीं रहे हैं, ले रहे हैं। तो आइए, लेंगे तो जैसी मिलेगी वैसी ले लेंगे, ठीक है, हमें क्या जरूरत है चेंज करने की कुछ भी। क्लियर है? तो लिए देखते हैं, 2 स्लिप रिंग यूज कर रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना होता है, इसका समझने वाला है, समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये वाला जो ए बी एंड है ना, ये ब्रश B1 से जुड़ा हुआ है और ये स्लिप रिंग R1 से जुड़ा हुआ है। ये जो CD है, इसका जो वायर स्लिप रिंग R1 के अंदर से निकला है ना, वो टच नहीं कर रहा है उसको, ये ध्यान रखना, वो उसके अंदर से बस पास होके आ रहा है, वो अरेंजमेंट ऐसा बनाया गया है, और वो टच कर रहा है ब्रश B2 को, यानी वो उसकी जो स्लिप रिंग है वो R2 है। CD की स्लिप रिंग R1 नहीं है, R2 है, बस वो उसके अंदर से अरेंजमेंट के तौर पे निकाल दिया है खाली, वो बिल्कुल उससे अलग थलग है। R1 जुड़ा है B1 से, और B1 है B1 से क्या मतलब, B1 के ऊपर B1 स्लाइड करेगा, इसके ऊपर ब्रश जो है वो कनेक्टेड नहीं होता, स्लाइड करता है। बेसिकली R1 जो है वो AB से जुड़ा हुआ है, ठीक है, AB वाले एंड का स्लिप रिंग R1 है और CD वाले एंड का स्लिप रिंग R2 है, और ये जो ब्रश इसके ऊपर स्लाइड करेंगे वो लिखे हुए हैं उसके आगे पीछे। इतना समझ में आ गया? बोलिए। ठीक है, ये देखिए हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया। अगर ये नहीं करते तो हमें करंट मिलती ही नहीं है ना। बोलो, सर्किट कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको करंट कहाँ रिसीव हो जाएगी? सर्कुलर लूप होना बहुत जरूरी है, सर्किट क्लोज होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया है जो कि करंट की डायरेक्शन को या करंट के होने को जो है डिटेक्ट कर लेगा और डायरेक्शन भी बता देगा। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में होंगी? बोलिए, ये एक एक्सेल लगा हुआ है जिसके अबाउट वो लोग घूमते रहेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस, ये देखिए ये घूमेगा, मान लीजिए आप ऐसे घुमा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से इधर जा रही होंगी, है ना? बोलिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है। अब मान लीजिए आप इसको ऐसे घुमा रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए हैंडल लगा हुआ है या पीछे लगा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए हैंडल लगा है और उस हैंडल से आप ऐसे घुमा रहे हैं, तो ऐसे घुमाएंगे तो ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा, वो वाला हिस्सा नीचे जाएगा। भाई ये काम तो आपको खुद करना पड़ेगा ना, मैकेनिकल वर्क। हाँ, तो आप घुमा रहे हैं इसको जब, तो ये हिस्सा ऊपर जाएगा, वो हिस्सा नीचे जाएगा। आप खुद बताइए, ये हिस्सा ऊपर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाइए, पता करिए करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी, निकलेगी। यहां से लगाइए पहले, इधर आपको पता है ये ऊपर जा रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स ऊपर होगा, बोलिएगा भाई इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। चलिए दिखाते हैं, ये देखिए ये ऐसे मूव करेगा ना, सीडी नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। इतना तो क्लियर है ना सबको, ये ऊपर जाएगा वो नीचे जा रहा है। तो ये लगाए राइट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाते हैं। चलो, ये इधर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये अंदर जा रहा है, करंट देखिए किधर है, ये अंदर नहीं जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, सॉरी ये इधर जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है। तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी बताओ? ऊपर होगी ना। देखो AB को बाहर आ रहा है ना, AB तो ऊपर जा रहा है AB, और CD दब रहा है नीचे, ऐसे घुमा रहे हैं ना आप क्लॉकवाइज, तो इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो AB ऊपर आएगा, CD नीचे जाएगा। बोलो, तो इसमें हाँ, तो ये देखिए राइट हैंड फ्लेमिंग रूल लगा रहे हैं, सही लग रहा है? देखो मेरा राइट हैंड फ्लेमिंग रूल सही लग रहा है। करंट किधर होगी? ऊपर। हाँ, करंट ऊपर होगी, ठीक है, ऐसे होगी ना करंट, ऐसे जा रही होगी फिर तो, और ऐसे वापस आएगी। अब देखिए करंट ऐसे वापस आ रही है, करंट ऐसे आ रही है, तो ऐसे जाके ऐसे ऐसे, ये सही बन रहा है? बोलो, ऐसे होगी। Yes, sir. सबको समझ में आई है करंट की डायरेक्शन? ठीक है, ये ऐसे मूव कर रहा होगा, तो इसमें करंट इस तरह से फ्लो होगी। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है कैसे लग रहा होगा राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ठीक है, समझ में आया ना? करंट के लिए मिडिल फिंगर ऊपर है, आपका थंब बाहर है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ मूव, आप इसको मूव कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं जनरेटर को, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो नॉर्थ टू साउथ होगी यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरह से। यहाँ देखिए दूसरी साइड पे भी आपने लगाया, वैसे तो हमने एक साइड की निकाल लिया तो समझ में आ गया कि ऐसे ही जा रही होगी, लेकिन यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे मिडिल फिंगर आपकी कहाँ आ रही है? नीचे की तरफ है, ठीक है, वो नीचे मिडिल फिंगर नीचे की तरफ है, इसका मतलब करंट कैसी आएगी यहाँ पे आपकी? नीचे की तरफ आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से, ये तो गैल्वेनोमीटर में देखिए डिफ्लेक्शन आपको दिखेगा, ठीक है, ये डिफ्लेक्ट हुआ। हाँ लगाओ, डीसी में फ्लेमिंग लाइट है, राइट हैंड रूल लगाइए, वो अंदर जा रहा है, वो अंदर जा रहा है, ये इधर रहेगा, ये अंदर जा रहा है, देखिए करंट नीचे दिखा? हाँ, तो करंट नीचे जाएगी, ठीक है, तो ये ऐसे घूमेगा, इस तरह से स्विच करेगा। मान लीजिए हाफ साइकिल के बाद CD इधर आ गया, AB इधर हो गया, देखो दिख रहा है? हाफ साइकिल के बाद CD इधर आया, AB उधर चला गया। अब CD इधर आया, AB उधर चला गया है। अब आप बताइए करंट की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे?
हाफ साइकिल के बाद। अभी तक करंट कैसे जा रही थी? अभी तक करंट कैसे जा रही थी बोलिएगा? अभी तक करंट कैसे जा रही थी? ऐसे जा रही थी ना? एक सेकेंड। ये तो हमने देख लिया ना। हाँ, अभी तक करंट कैसे जा रही थी हमने इससे पहले जब देखा तो ए बी में ऊपर जा रही थी, सी डी से बाहर आ रही थी। बोलो, इससे बाहर आ रही थी ना, ये हाँ ऐसे आ रही थी, मैं बनाए दे रहा हूँ, ऐसे आ रही थी, इस बात को याद रखना, ऐसे, ठीक है। तो ए बी में ऊपर जा रही थी और सी डी से बाहर आ रही थी। अब देखिएगा ध्यान से, जब सी डी इधर आ गया है, ए बी उधर चला गया है, तो अब जरा लगाइए आप यहाँ पे रूल। यहाँ पे जब आप रूल लगाएंगे अब तो क्या होगा? वही रूल तो सेम ही लगेगा भाई। ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे आप घुमा रहे थे ना इसको, बोलिए, और ऐसे ही ऐसे घुमाएंगे हर बार। तो अब जब सी डी इधर आ गया है तो सी डी में जब राइट हैंड रूल लगा रहे हैं तो ऐसे ही लगेगा ना। बोलो, बोलिए, इसको ऊपर की तरफ घुमाएंगे, तो इसको ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो करंट इसमें किधर जा रही होगी? बोलिए, ऐसे ऊपर की तरफ। ये देखिए करंट ऊपर की तरफ होगी सीडी में। सीडी अब एबी की जगह, सीडी अब एबी की जगह पे आ गया है तो सीडी में करंट ऊपर होगी। दूसरी तरफ भी लगा दीजिए रूल, यहाँ पे भी, एबी में भी। ये देखिए एबी में करंट नीचे हो जाएगी आपकी, ठीक है, एबी में करंट नीचे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है। ये देखिए कुछ इस तरह लगेगा, दब रहा है, तो एबी में करंट नीचे हो गई। अब सब लोग ध्यान से देखें, ये देखिए, अब ये जो AB है वो स्लिप रिंग R1 से जुड़ा है और स्लिप रिंग R1 ब्रश B1 से जुड़ा हुआ है, तो करंट कुछ इस तरह जाएगी। अब बोलो, इसी तरह जाएगी ना करंट भाई। करंट CD से होती हुई AB में जाएगी और AB से ऐसे होती हुई सर्किल पूरा करेगी। बोलो, ये देखिए ऐसे। हाँ, तो क्या हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई या नहीं? हाँ, इसीलिए इसको AC करंट कहा जाता है। AC जनरेटर है ये, AC करंट को पैदा कर रहा है। हर हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। इससे पहले आपने देखा था करंट की डायरेक्शन कैसे जा रही थी, मैं रेड से दिखा रहा हूं। इससे पहले करंट ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी ना, ये इस टाइप से जा रही थी। फिर से पीछे चलते हैं, एक बार और देखते हैं अच्छे से, सब लोग ध्यान से देखें। इससे पहले क्या हो रहा था, ये देखिए, हाँ यहाँ पे आइए, देखिए इससे पहले क्या हो रहा था, ये ऊपर जा रहा है, करंट इसमें ऊपर की डायरेक्शन में है, ये ऐसे मूव कर रहा है ना, ऐसे क्लॉकवाइज, तो इसको ये बाहर की तरफ आ रहा है निकल के, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रही हैं तो करंट ऊपर हो जाएगी। ठीक है, हमने देखा भी राइट हैंड थंब रूल लगा के, तो करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है। मतलब ये है कहने का कि करंट CD से आकर स्प्लिट रिंग 2 से होते हुए, ठीक है, ब्रश B2 से होते हुए, ठीक है, फिर गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर से फिर होते हुए ब्रश B1 और स्प्लिट रिंग, सॉरी स्लिप रिंग R1 से होते हुए AB में। बोलो, यही है ना, क्लियर है? ऐसे ही चल रही करंट। हाँ ठीक है, अब देखिए सेकंड केस में क्या हो रहा है। सेकंड केस में जब CD इधर आ जाएगा, जब CD इधर आ जाएगा तो क्या होगा, ये देखिए CD जब इधर आ रहा है तो अब करंट CD में ऊपर की डायरेक्शन में होगी, तो CD में अगर ऊपर की डायरेक्शन में होगी तो B से A की तरफ जाएगी और A की तरफ जाएगी तो नीचे आके इसमें B2 में थोड़ी ना चली जाएगी। बोलो, कहाँ टर्न कर जाएगी ना भाई, R1 है ना, स्लिप रिंग R1 से जुड़ा हुआ है ये, तो स्लिप रिंग R1 से B1 में जाएगी, यानी ऐसे जाएगी। बोलो, ऐसे जाएगी, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे जाते हुए ब्रश B2 और फिर स्लिप रिंग R2 से होते हुए फिर CD में। समझ गए? तो हर हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन AC जनरेटर में स्विच हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। क्लियर? अल्टरनेट होती रहती है, चेंज होती रहती है, स्विच होती रहती है। तो ये था आपकी AC जनरेटर की वर्किंग। ठीक है, DC मोटर हमने इससे पहले कर लिया। अब देखिए, अगर आपसे कहे कि इस AC जनरेटर को DC जनरेटर में कन्वर्ट करना है हमको, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? AC जनरेटर DC में अभी हमने बताया था, DC में हम लोगों को क्या चाहिए होता है, एक ही डायरेक्शन की करंट चाहिए ना DC में। बोलो, DC में हमको एक ही डायरेक्शन की करंट चाहिए। देखो ये है आर्मेचर, ठीक है, DC में ये है आपका सर्किट, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया।
अब डीसी में जो करंट आ रही है उसमें अगर एक साइड पॉजिटिव बनेगा एक नेगेटिव बनेगा तो ये सर्किट ऐसा ही रहना चाहिए ना डीसी में सर्किट चेंज नहीं होना चाहिए कि कभी आधे साइकिल के बाद ये नेगेटिव बन गया ये पॉजिटिव बन गया। डीसी में ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि और जब आप आर्मेचर को घुमाएंगे तो उसके अंदर तो करंट दो ही डायरेक्शन में बनेगी। बोलो उसमें तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बोलिएगा उसमें कंट्रोल नहीं कर सकते ना आप। वहां तो करंट का डायरेक्शन जो है जैसे आधे साइकिल में ऊपर जा रही थी, देखो इस डायरेक्शन में ऊपर है तो ऊपर ही रह रही है, ठीक है। फिर आप आधा साइकिल घुमाएंगे तो दूसरा आर्मेचर इधर आ जाएगा, उसमें भी ऊपर जाएगी। तो जो कुछ हो रहा है वो ऊपर आर्मेचर में हो रहा है गड़बड़। आपको इसकी गड़बड़ को सर्किट में आने से पहले ठीक करना पड़ेगा ना। अगर आपको डीसी करंट चाहिए तो आपको यहाँ पे ऐसी रिंग्स यूज करनी पड़ती हैं जो हर हाफ साइकिल के बाद अपने आप चेंज हो जाएं, ताकि सर्किट में करंट की डायरेक्शन एक ही यूनिडायरेक्शनल बनी रहे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे स्लिप रिंग यूज नहीं करते हैं। क्या यूज करेंगे हम? स्प्लिट रिंग यूज करेंगे यहाँ पे। हाँ, स्प्लिट रिंग यूज करेंगे। जैसे डीसी मोटर में हो रहा था कि हर हाफ साइकिल के बाद पहला वाला जो आर्मेचर का एंड था वो क्या हो रहा था, वो ऑटोमेटिकली दूसरे वाले एंड से जुड़ जा रहा था, ठीक है, अपने आप। तो उससे क्या होगा, इसके अंदर जो करंट है वो आपकी डीसी ही बनी रहेगी, ये यूनिडायरेक्शनल ही बनी रहेगी। यहाँ जो भी गड़बड़ होनी है होती रहेगी, उसको स्प्लिट रिंग संभाल लेंगी ताकि सर्किट में करंट एक ही डायरेक्शन में आए। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो ये फर्क है स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग में। स्प्लिट रिंग तब यूज करेंगे जब सर्किट में आपको एक ही डायरेक्शन में करंट लाना है, यानी डीसी करंट बनानी है। और स्लिप रिंग तब यूज करेंगे जब हमको इससे मतलब नहीं है, ठीक है, आपको दोनों डायरेक्शनल करंट चाहिए, एसी बनानी है, तो आपको यही स्लिप रिंग यूज कर लीजिए आप, ठीक है। जैसी करंट आ रही होगी एज इट इज वो ट्रांसफर कर देंगी, ये कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही है करंट की डायरेक्शन के साथ में, है ना। क्लियर है? तो ये आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट था ये खत्म हो गया।